जी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक, जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। और आपको पता है कि कार्बनिक रसायन के दो पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टू पार्ट्स। जी पहला पार्ट जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल की जानकारी मिलेगी, वो पार्ट है जिसको बोला जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। ओके, और जो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का एनालिसिस शुरू हो जाएगा। जी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रिपरेशन। लेकिन जब तक हम इसको जीओसी भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और जब तक हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी को नहीं समझ पाते या नहीं सीख पाते तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं आने वाली। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ेगा जीओसी। और ये जीओसी देखा जाए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये पार्ट 10th और 12th ये दोनों का ज्यादा डिफर होगा। जी हाँ, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में कंप्लीट ऑर्गेनिक रखा हुआ है लगभग, लेकिन 10th में बहुत कम रखा हुआ है। लेकिन जो भी 10th में रखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको भी हम लोग बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं पढ़ सकते। इसीलिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह सकता हूं कि 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन है। जी हाँ, कुछ पार्ट को छोड़कर दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक को, तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए कॉमन है। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तब भी आपको इसी तरह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत डीप में नहीं गए हैं या ऊपर ऊपर ही आपने जीओसी पढ़ रखी है, तो नॉमेनक्लेचर वगैरह वहां गलत हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या दोनों की कर रहे हो, उनके लिए जीओसी एक ही लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि एक कॉमन पार्ट है, और इसमें 3 चैप्टर है। जी हाँ, 3 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो है नॉमेनक्लेचर। जी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। जी ऐसे तो नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होता है, जी हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जी ये जो है ये 10th के लिए बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। और इसमें एक पार्ट और नॉमेनक्लेचर अगर आता है तो ये पार्ट भी सीखने में कोई समस्या नहीं होती। आइसोमेरिज्म, जी हाँ समावयवता, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट पूरी तरह से कॉमन है। तीसरा जो चैप्टर, ये चैप्टर में कह लो फर्स्ट जीओसी का, कहेंगे सर ये 10th में तो ये चैप्टर इतने बड़े बड़े नहीं दिए हैं, ऑर्गेनिक के नाम से ही दे दिया है, लेकिन अगर रटना हो तो उस तरह से पढ़ लीजिए आप। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक समझना है पूरी तरह, या केमिस्ट्री में एनटीएससी को भी, 10th के एनटीएससी को भी अगर सॉल्व करना है, तो आपको फिर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो पार्ट है ये 10th में दिया ही नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 10th में दिया ही नहीं है, लेकिन रिएक्शन दिए हैं
और बिना मैकेनिज्म के जो रिएक्शन है वो आपको रटने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि 10th के स्टूडेंट जी हाँ इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे कि उनका ऑर्गेनिक में जो 10th में रिएक्शन है वो रटना ना पड़े, बल्कि कॉन्सेप्शनल आप सीखें। तो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि, तो ये 3 चैप्टर मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि 10th के बच्चे या 12th के बच्चे एकदम नर्सरी लेवल से लेकर, क्योंकि जीओसी स्टार्ट एक तरीके से समझिए होती है, तो नर्सरी लेवल से लेकर के आप पीएचडी कर डालिए इन तीनों चैप्टर पे। किस पे? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीन चैप्टर अगर आपको 10th में पढ़ना है या 9th में ऑर्गेनिक पढ़ना है या किसी भी स्टैंडर्ड शुरू करना है, तो तीनों चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो 10th के सिलेबस को अलग देखा जाएगा, 12th के सिलेबस को अलग देखा जाएगा। बट ये 3 चैप्टर मैं सजेस्ट करूंगा एज ए टीचर और एक्सपीरियंस टीचर के रूप में, कि ये तीनों चैप्टर आप बहुत ही डीप में इसकी नॉलेज गेन करें जी। तो मैं कहूंगा कि तीनों चैप्टर को आप 10th 12th दोनों लोग जरूर पढ़िए। और स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात और बता दें कि 12th के बोर्ड में नहीं आता नॉमेनक्लेचर। जी हाँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर 12th के बोर्ड में नहीं आता, लेकिन इसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीखना संभव नहीं है। तो 12th के बोर्ड में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में रख दिया गया है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। इसलिए मैं कहूंगा कि नॉमेनक्लेचर हुआ जी, नॉमेनक्लेचर। फिर मैं एक बार कह दूं कि नॉमेनक्लेचर चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि 9th पास आउट करके जो 10th में आ गए हैं उनके तो बोर्ड में आएगा। जी हाँ, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आएगा, और 12th के स्टूडेंट के बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो फिर आपको कोई चैप्टर ऑर्गेनिक का आने वाला नहीं है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि 10th, फर्स्ट ईयर और 12th तीनों क्लास के स्टूडेंट्स, या तीनों क्लास के स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर को लाइव चलाया जा रहा है, और लाइव जो टाइमिंग दी गई है वो मॉर्निंग में 6:30 AM है। जी हाँ, तो यहाँ कह सकते मॉर्निंग में 6:30 है। तो ये आप समझ लीजिए इस समय 10th स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी एक्टिव हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि 10th के हों जो बोर्ड बीट करना चाहते हैं, या NTSE को भी अपना टारगेट बनाए हैं। इस समय 2 बच्चे निकले, और मुझे लगता है कि अगर आप टारगेट बनाए रहें तो मुझे लगता है यह संख्या बहुत ज़्यादा होगी। वैसे ही फर्स्ट ईयर में जो 10th के बोर्ड दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर में मूव कर चुके हैं लगभग, उनके लिए सिलेबस है ये। क्या है ये? जी हाँ, सिलेबस है। और 12th की ये सिलेबस नहीं है, लेकिन 12th का जो ऑर्गेनिक है उसको पढ़ने के लिए आपको ये चैप्टर्स आना ही चाहिए। अरे भाई, किसी के बारे में जानना चाहते हो, उसका नाम ही नहीं पता है, तो आपको यार नाम कहीं मिल गया तो पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे उसके बारे में जानोगे? तो नॉमेनक्लेचर ये माइंड में रखें, 10th, फर्स्ट ईयर और 12th तीनों क्लास के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करूं जी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाइव अब वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी वो पता चल गया है, और मुझे लगता है कि अब ज्यादा प्रॉब्लम लाइव में भी नहीं होनी चाहिए। तो सभी लोग लाइव रहिए सुबह 6:30 बजे, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर क्लास, 12th क्लास। जी हाँ, और यार इसके 9th में मूव करने वाले स्टूडेंट्स, जी हाँ 9th में मूव करने वाले स्टूडेंट या 8th में मूव करने वाले स्टूडेंट्स वो लाइव रह सकते हैं सुबह 8 बजे। अब यहाँ ध्यान दीजिए
कि मैं क्या बता रहा था, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर मुझे किसका पढ़ना है, पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ओके, अब आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी किसका इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये पहले हुआ, आपको बता दें कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जी नॉन लिविंग थिंग्स है, वह जिस सब्सटेंस से बनी होती है या नॉन लिविंग थिंग्स, समझ में आ रहा है, जैसे लोहा, चांदी, मृत लकड़ी, ये सारी चीजें आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ये नॉन लिविंग थिंग्स जिससे बना होता है या उससे जो पाया जाता है वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, ये पहले विचार था। वो क्या है, केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक है। क्लियर है। और यहां पर मैं कह लूं कि ये पहले दिया गया कि लिविंग थिंग्स, जैसे जो मनुष्य है, जीव है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये लिविंग थिंग्स में, जी हाँ, लिविंग थिंग्स में जो पाए जाते हैं या लिविंग थिंग्स में जनरली क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। या पहले ये धारणा थी कि लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग थिंग्स यानी ऑर्गेन्स में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, वर्जेलियस। जी, वर्जेलियस ने भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो बात समझ में आ रही, पहले क्या पता था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त होंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, बर्जेलियस। साइंटिस्ट बर्जेलियस का नाम सुने होंगे। जी हाँ, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। जी, बर्जेलियस की संकल्पना, हाइपोथेसिस। जी, तो यहाँ पे बर्जेलियस की जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, बर्जेलियस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत या कार्बनिक यौगिक, हाँ, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, डायरेक्ट जिसको बोला जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, हाँ, रूप से जीवों व वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं। जिसका मतलब ये कि ये बर्जेलियस के समय तक ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल ऑर्गेन्स वाले ही से सब्सटेंस से प्राप्त हो सकते हैं, यानी वनस्पतियों या जीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए ने कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बर्जेलियस के हाइपोथेसिस को किसने इनकरेक्ट किया या एक नई क्रांति ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में किसने ले आई, तो मैं बर्जेलियस के बाद उस साइंटिस्ट का नाम लूंगा। वो साइंटिस्ट, जी सबसे पहले लैब में सबसे पहला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, होलर। होलर ने कहा, होलर की हाइपोथेसिस को देखें, होलर की हाइपोथेसिस को देखिए। होलर की हाइपोथेसिस क्या है, होलर की संकल्पना, जी हाँ, होलर की संकल्पना, ठीक है।
होलर की संकल्पना, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन जानना है। इन्होंने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्य रूप से है, लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनिक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। जी हाँ, इन्होंने कहा क्या कि प्रयोगशाला में यानी जैसे उन्होंने कहा कि वनस्पतियों से ही मिलेंगे, इनका प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को जी प्रत्यक्ष रूप से अकार्बनिक यौगिकों से भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, इसका मतलब केवल ऑर्गेन्स में ही नहीं पाया जाएगा, बनाया जा सकता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स वाले सबस्टांस से भी इसको बनाया जा सकता है। और लैब में सबसे पहला कंपाउंड ये आपका अमोनियम, जी हाँ, और ये साइनेट ग्रुप, तो पूरा हो गया अमोनियम साइनेट। और सबसे पहला लैब में बनाया जाने वाला जो कंपाउंड था अमोनियम साइनेट के थ्रू, ये इनऑर्गेनिक, और वहां पे क्या बना, यूरिया। तो ये आपका क्या है, अमोनियम, जी हाँ, अमोनियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इससे सबसे पहले रीअरेंज करके लैब में क्या बनाया गया, यूरिया। तो हम कह सकते हैं कि होलर ने पुराने जितने भी ओल्ड कॉन्सेप्ट थे उन सबको एक तरीके से उसको इग्नोर किया, पूरी तरीके से इनकरेक्ट किया, और ये कहा क्या नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल रूप से भी जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले सबस्टांस हैं उनसे ही बनाए जा सकते हैं। और सबसे पहला कंपाउंड बनाया गया यूरिया, उसके बाद से बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, और कार्बन के कंपाउंड की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि कार्बन के कंपाउंड्स के एनालिसिस करने के लिए एक केमिस्ट्री की अलग ही ब्रांच बनाई गई, जिसे कहा गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही, जी हाँ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कह सकते हैं इनके कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक है और इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ी डिफर है। और क्यों है, तो ये कह सकता हूं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जी हाँ, स्पेसिफिक। तो इस तरीके पहले हम देख लें कि इस तरीके से जो इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक की डिफिनीशन दी गई, तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या दिया गया, तो ये कहा गया क्या कि हाँ, कार्बन कंटेनिंग, जी ये परिभाषा हो गई क्या, कि क्या परिभाषा हो गई, कार्बन कंटेनिंग एटम, कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव जनरली सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन एसेट्रा एटम्स। जी हाँ, यानी कार्बन का ही कह सकते हैं कि कार्बन युक्त, जी कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक जो जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन इत्यादि भी उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन एसेट्रा एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होगा ही होगा, और जनरली हाइड्रोजन भी होता है, तो कार्बनिक, तो कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि जनरली अगर ये सब नहीं है तो हाइड्रोजन रहता है,
और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन आते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? वह हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कोई आपसे डिफिनीशन पूछने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और बेसिक से पढ़ते पढ़ते आप कर सकते हैं एडवांस लेवल को भी टच करेंगे। जी हाँ, किसी भी लेवल को बहुत कठिन नहीं होता है। जब शुरुआत आपको पता रहता है तो फिर ऊपर जाने में दिक्कत नहीं होती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे इस वीडियो को 10th का स्टूडेंट देख रहा होगा, फर्स्ट ईयर के तो सिलेबस में ही है, और 12th का स्टूडेंट अगर देख रहा होगा कोई भी क्लास का, तो उसको 100% समझ में आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। तो समझ में आ रहा है, कार्बन का यौगिक होगा जिसमें ये सारे होंगे, और हाइड्रोजन जनरली होता है, इसलिए कहा गया हाइड्रोकार्बन। दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एटम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन तो होता ही है, अगर कोई और आ रहा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि इनके कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा, इनकी कुछ अपनी अलग विशेषता, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अलग ब्रांच बनाया गया। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। जी हाँ, कार्बन के विशिष्ट गुण, कार्बन के विशिष्ट गुण, इस कार्बन के विशिष्ट गुण के नाते, विशिष्ट गुण जो हैं, इसी गुण के कारण ये हम लोग कह सकते हैं क्या कि कार्बन सभी लोग जानते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले कोष में 2, दूसरे वाले में 4, जी पहले सेल में 2 और नेक्स्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए, तो 4 वो कैसे लेता है? तो उसका अलग अलग चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ऐसे, या ऐसे भी कर सकता है कि किसी से 2 की शेयरिंग कर लिया, फिर अलग किसी एक से और फिर किसी एक से, तो 4 2 6 1 7 1 8, और यहाँ अलग अलग किया 4 1 5 1 6 1 7 1 8। ऐसे भी कर सकता है कि किसी से वो 3 की शेयरिंग कर ले और किसी से फिर 1 की, तो 4 3 7 और 1 8। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी से वो 2 2 की भी शेयरिंग कर ले। जी हाँ, इसके पास अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इस वजह से ये ऐसा कर सकता है। और यही तो इसको बहुत लंबा चेन या लो सभी से जुड़ने के लिए क्या करता है, एक तरीके से इंडक्ट करता है। तो ये सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल से भी, ट्रिपल से भी। जी हाँ, सिंगल वाला आपको पता है ट्रिपल से ज्यादा बन नहीं सकता, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम लिबरेट होती है, तो स्टेबल बॉन्ड नहीं होता। तो सिंगल वाला कहाँ होता है? न्यूक्लियस एक्सिस पे, और डबल हो गया तो उसके पैरेलल, और ट्रिपल हो गया तो एक एक्सिस पे जाएगा, बाकी 2 पैरेलल, और जो एक्सिस पे जाएगा वो स्ट्रांग होगा, और जो पैरेलल जाएगा वो वीक होगा। तो ये सिंगल है तो एक्सिस पे होगा, और एक्सिस वाले बॉन्ड को सिग्मा 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 सिग्मा, जी हाँ, ये बॉन्ड सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा, और यहाँ डबल है तो एक एक्सिस पे एक पैरेलल, पैरेलल वाले को पाई। यहाँ ट्रिपल है, सिंगल वाले को सिग्मा, ट्रिपल वाले को सिग्मा, और ये दोनों पैरेलल गए पाई। और यहाँ डबल है तो एक ही एक्सिस पे होगा, इसलिए 3 है तो 2 पैरेलल हो गए, और डबल है तो एक एक्सिस पे एक पैरेलल। जी हाँ, एक सिग्मा एक पाई। तो जब भी ऐसा कोई कार्बन जुड़ा हो तो यहाँ पे 4 सिग्मा, जी हाँ, और यहाँ उसके पास 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, और इस तरह जुड़ा है तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, इस तरह भी जुड़ा है तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो ये कैरेक्टर कार्बन का स्पेसिफिक कैरेक्टर, जी हाँ, उसके बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए इंस्पायर करता है या इंडक्ट करता है। और सेकंड जो है वो है कैटनेशन प्रॉपर्टी। जी हाँ, कैटनेशन प्रॉपर्टी, जी, श्रृंखलित होने का गुण।
ये कार्बन में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी जी कर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में श्रृंखलित होने का गुण, ये ऐसा कैरेक्टर है जो कार्बन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से कई सारे कार्बन एटम आपस में या किसी और एटम से भी ऐसे चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से भी चेन बना सकता है। जी हाँ, यहाँ पे हजारों सैकड़ों कई कार्बन एटम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं। या ट्रिपल बॉन्ड से भी कार्बन एक लंबी चेन बना सकता है, या कार्बन साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। जी हाँ, साइक्लिक कंपाउंड भी कार्बन बना सकता है। कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, वो बाद में भी कंप्लीट करना बताएंगे। और साइकिल बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो 2 प्रॉपर्टी, पहला तो ये कि वो सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड दोनों से जुड़ सकता है, और दूसरा जो है कैटनेशन प्रॉपर्टी यानी लंबी चेन बना सकता है। वो ओपन चेन भी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड की भी चेन हो सकती है, डबल मल्टीपल बॉन्ड की भी हो सकती है, या साइक्लिक भी बना सकता है। जी हाँ, तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स क्या करता है, बनाता है। और इस कारण से कार्बन के कंपाउंड की संख्या इतनी लार्ज है कि उसको पढ़ने के लिए अलग एक ब्रांच बनाया जाता है जिसे कहते हैं क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स क्लियर? बात समझ में आ रही है जी? अब बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन है, तो हमें बताना पड़ता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जी हाँ, हाइड्रोजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई एटम नहीं होगा और कार्बन को बॉन्ड कितना चाहिए, 4, तो उस जगह पे जब जहां कोई एटम नहीं है तो वहां हाइड्रोजन ही होगा। इसलिए नेम लिखते समय कार्बन को नंबर को दर्शाना जरूरी होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाने की कोई जरूरत नहीं होती। हाइड्रोजन के अलावा जब कोई और आ जाता है तो उसको दर्शाना पड़ता है, लेकिन इसलिए कहा जाता है क्या कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ना कोई दूसरा एटम आया होगा तो उसका नाम लिखना पड़ता है, और नहीं आया है तो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन के नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कार्बन कितना है इसकी जरूरत पड़ती है कंपाउंड में, तो उसे बोलते हम लोग हैं वर्ड्स रूट। जी हाँ, वर्ड रूट्स। तो ये देखा जाए कि वर्ड रूट्स यानी जो कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ है उस कंपाउंड की जड़ में कितने कार्बन्स हैं। जी हाँ, वो आपके नंबर इंडिकेट करने पड़ेंगे, 1 की 2 की 3 की 4 की 10 की 1000, बहुत सारे सकते हैं। वो नंबर्स आप इन डिजिट में नहीं लिखेंगे। आईयूपीएसी सिस्टम ने, जी हाँ, आईयूपीएसी सिस्टम ने, इसको हम लोग कह लें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड डे केमिस्ट्री, जी इसने आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए जी सिस्टम बनाया हुआ है। क्यों बनाया है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्यों है, तो कह सकते इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। तो किसी कंपाउंड को कैसे जाना जाए या कैसे पहचाना जाए, तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से उसकी नेमिंग लिखेंगे। तो कहीं भी, चाहे आप इंडिया में हो या अमेरिका में हो या कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, आप एक ही नाम लिखेंगे और हर कंट्री के लोग समझ जाएंगे किस कंपाउंड की बात हो रही है। तो वो सिस्टम वर्ड रूट्स बनाया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। जी हाँ, तो ये आप समझ लीजिए, आईयूपीएसी नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं, ये आपका वर्ड रूट्स बनाया हुआ है। और वो वर्ड रूट्स क्या है, तो यहाँ पे देखें कि ये कार्बन होगा तो क्या बोलते हैं इसको, मैथ, क्या बोलते हैं, हाँ स्पेलिंग दिमाग में रखें, हिंदी में नाम नहीं लिखा जाता, लिखते हैं लोग। लेकिन आपको बताऊं कि जो मेथड्स बताया जाता, मेरे द्वारा बताया जाता है, वो हिंदी में अप्लाई करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जितने भी बुक हैं वो सब के सब ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाए गए हैं, इसलिए हिंदी पढ़ने से आपको आएगी नहीं। तो ये पहले कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, जी हाँ, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और 5 को क्या बोलते हैं जरा बताओ तो, पेंट।
क्लियर है? एक कार्बन के वर्ड रूट्स को क्या बोलेंगे? मेट। 2 को क्या बोलेंगे? एट। 3 को प्रॉप। 4 को ब्यूट। 5 को पेंट। और 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को बोलो, 7 कार्बन को हेप्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट। 9 कार्बन को नॉन। और 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? तो 10 कार्बन अगर रूट में होगा तो क्या बोलेंगे? डेक। क्लियर है? यहीं पर मैं कह लूं कि 11 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? अनडेक। जी हाँ। और 12 कार्बन है तो डूडेक स्पेलिंग। और 13 कार्बन है तो ट्राइडेक। और 14 कार्बन है तो टेट्राडेक। और 15 कार्बन है तो कह सकते हैं क्या? हेक्साडेक। जी हाँ। तो ये आपके, और ये देखा जाए यानी कि 5 को पेंट है, 6 को हेप, 7 को हेप, 8 को आंख, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, और 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, और 16 को क्या बोलेंगे भाई? तो 16 को बोलेंगे हेक्साडेक। जी हाँ। और 17 को क्या बोलेंगे? 17 को हेप्टाडेक। ओके। 18 को ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। और 19 को नोनाडेक। जी हाँ, नोनाडेक। और 20 को आप लोग जान लीजिए कैसा हो जाएगा? जी हाँ, इस तरह से जैसे 10 के बाद जी 11, 12, 21, 22, तो यहाँ पे कैसा जब हो जाएगा तो आनी कैसा, डुई कैसा, इस तरह चलेगा। जी हाँ, वहां पे जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे, लेकिन माइंड में इतना तो होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही कंपाउंड बने, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड पे कोई और एटम नहीं है, बॉन्ड है खाली तो हाइड्रोजन ही होगा। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिप्लेस करके कोई एटम आया होगा, और कौन आया है, अगर कोई आया होगा तो उसका नाम भी लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन रूट्स में अगर कार्बन है, कि अगर जड़ में आपके कितने कार्बन है, चेन में कितने कार्बन है, वो नंबर्स अगर आप काउंट कर लिए तो काउंट के हिसाब से आपको लिखना पड़े। काउंटिंग में एक ही कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एच, 3 है तो पीआरओपी प्रॉप, 4 है तो ब्यूटी ब्यूट, 5 है तो पेंट पीएनटी। जी हाँ, इंग्लिश को बटना पड़िएगा, ये ब्यूट बोला जाता है। और 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 कार्बन नंबरिंग आ गए, 8, 9 आ गए तो नॉन, 10 आ गए डेक, 11 आ गए तो अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, और 15 क्या हो गया? पेंटाडेक। जी हाँ, यहाँ पे देखो एक गलत लिख दिया हूं, पेंटाडेक। और 16 को क्या बोलेंगे? हेक्साडेक। 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, और 19 को नोनाडेक, और 20 को क्या बोलेंगे? कोइसा। जी हाँ, एक बार मेरे साथ फिर से बोल दीजिए। एक कार्बन को मेथ, 2 को एच, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को आक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, और 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक, मेरे को नहीं, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, और 19 को नोनाडेक, और 20 को कोइसा। ओके, तो मैं चाहूंगा कि ये इतना आप जरूर लर्न कर लें, तब फिर सेकंड वीडियो देखें। इतना जरूर लर्न कर लें, तब सेकंड वीडियो को देखें। ओके, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि लाइव क्लासेस जी 6:30 मॉर्निंग में चल रही है। और ये आपका सिलेबस चूंकि फर्स्ट ईयर के बोर्ड का है, तो 12th बिना इसके पढ़े आप 12th के केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। और 10th के बोर्ड में भी ये आता है, तो 10th के बच्चे या फर्स्ट ईयर मूव करने वाले बच्चे या फिर 12th में मूव करने वाले बच्चे इन लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है जीओसी, और जीओसी से फिर निर्माण होता है पूरे ऑर्गेनिक।